कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट जरूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। नयनतारा की बात सुनकर अर्धांग गुस्से से लाल हो गया। ना मैं तुम्हारा हूँ ना मेरी मर्जी तुम्हारी है। अगली बार तमीज से पेश आना। मेरे भाई की साली हो, इस घर की मेहमान हो तो वहीं तक रहो। बोल वो उसके साइड से निकलता हुआ बाहर चला गया। उसके परफ्यूम की खुशबू नयनतारा के तन बदन को महका गई। यार ये तो पागल कर देगा, वो पीछे से कातिल मुस्कान से बोली। उसे उसके रूप के दरवाजे पर खड़ा देख गौरांगी को अजीब सा लगा। ऊपर से अर्धांग भी रूम से निकला और गौरांगी की तरह देखा तक नहीं। वो अंदर ही अंदर तिलमिला उठी। उसने कुक्कू जो इधर उधर करते हुए उसके कंधे पर सो गई थी, उसे नीचे लाकर संभाल कर रजाई में लिटा दिया। अब तक सुप्रिया और अनुराधा भी आ चुकी थीं। आज वो दोनों शॉपिंग पर जाने वाली थीं। प्रिया और गुड़िया के साथ, तो वो उसी पर चर्चा कर रही थी। वो उसी मूड में नहाने चली गई। बाहर आई तो पता चला उसे भी उन सब के साथ जाने का फरमान दिया गया है। आराधना नहीं जा रही थी, बस कुक्कू की वजह से। केशव बन गया था और कान्हा को जगमोहन जी ने कहीं भेजा था, इसलिए वो सभी अकेले ही जा रही थी। अर्धांग मोबाइल चेक करता हुआ नीचे आया। वो नाराज था, जानकर भी गौरांगी ने एक बार भी फोन नहीं किया था। उसका मूड रात से उखड़ा था, ऊपर से नयनतारा की बातें, वो और तप गया था। अर्धांग, जो रावत चौधरी की आवाज़ आई। जी दादाजी। वो उसी गुस्से से भरी हुई नज़र से उनकी तरफ देखकर बोला तो सभी घर वाले उसकी तरफ देखने लगे। सोना के मम्मी पापा को भी बड़ा अजीब लगा। क्या बात, आजकल कहाँ रहते हो? कुछ काम था दादाजी, अगर हो तो बता दें। जो आपने काम दिया था वो हो चुका है। वो उनकी बात का जवाब ना देते हुए मुद्दे पर आकर बोला, तो पीछे खड़े अनिमेष को बड़ा मज़ा आया। आजकल अर्धांग का ये एटीट्यूड उसे बड़ा रंग दे रहा था। क्या सिर्फ काम की बात हम तुमसे करते हैं? जी, वो सपाट शब्दों में बोला तो जोरावर चौधरी खामोश हो गए। संग्राम और विक्रम भी उसकी तरफ मुँह भाए देख रहे थे। सिर्फ वो ही तो था जिसके आगे खुद जोरावर चौधरी की भी बोलती बंद ही हो जाती। कहने को तो वो उनके हर काम को बिना तोल मोल किए कर देता, पर उसकी ये मन मर्जी एक अजीब सा खौफ उनकी आंखों में भर देता था। कुलवंती बहू, नाश्ता दीजिए। अर्धांग को वो उसके मूड को भाव बात बदल कर बोले। नहीं, मुझे भूख नहीं है, बोलता हुआ अर्धांग बाहर चला गया। पीछे से अभिवंता ने कुलवंती के पास आकर कहा, कुछ तो गड़बड़ है जीजी, आजकल अर्धांग के रंग ढंग कुछ बदले से हैं। देख रहे हैं, आखिर बेटा तो अपनी माँ का ही है। वो कुछ तंज से बोली तो पास बैठे संग्राम चौधरी ने उनकी तरफ घूर कर देखा। अर्धांग जब बाहर निकला तो अनुराधा प्रिया के घर से आती हुई उसे दिखी। रुको, वो इधर उधर देख कर बोला। मैं? वो इधर उधर देख अपनी तरफ उंगली पॉइंट कर बोली। और कोई है आसपास अनुराधा? वो बोला तो अनुराधा खुश हो गई। तुम्हें मेरा नाम भी पता है? वो मारी खुशी के बोली। हाँ, वो उसकी एडवांस खुशी देख उलझा हुआ बोला। तुम्हारी बहन कहाँ है? कौन सी? अनुराधा अनजान बनकर बोली। ये भी बताना पड़ेगा। घर पर होगी और कहाँ होगी? उससे कहो फ़ोन करो मुझे। क्यों, तुम्हारे पास नंबर नहीं है क्या? वो उसे छेड़कर बोली। तुम रहने दो। अर्धांग आगे बढ़कर बोला तो वो उसके पीछे भागी। अरे सुनो, फ़ोन क्या, मिल ही लेना। आज हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, राधे मॉल में। अब उसकी वो गुस्से से हुई दिलकश शक्ल देख अनुराधा कैसे उसे यूं ही जाने देती। आखिर वो उसकी इतनी बड़ी फ़ैन जो है। कितने बजे? हम 1 घंटे में निकल जाएंगे, वो इतरा कर बोली तो उसने हाथ में बंधी घड़ी को देखा और गॉगल्स चढ़ा गाड़ी की तरफ चला गया। हाय, क्या लगता है, पर क्या किया जाए, ये तो खुद को मेरा जीजू बनाने पर तुला हुआ है। ये बिना जाने कि मेरा घर वाले इस घर में घुसने ना दें। लड़की देना तो बहुत दूर की बात, पर अब इसका दिल भी तो नहीं तोड़ सकती। अब थोड़ा तो ट्विस्ट बनता है। बोल। अनुराधा घर की तरफ भागी। क्या? गौरांगी और सुप्रिया एक साथ अनुराधा पर चिल्लाई। पागल हो गई है क्या? दिमाग घास चढ़ने गया है? अरे जिसे दूर रखना है गौरांगी से, उसे तुम उसका पता देकर आई हो। काहे मेरी जिंदगी और मुश्किल कर रही हो? एक तो वैसे ही पूरा घर मेरे पीछे पड़ा है,
ऊपर से वो मेरी पहले से ही नहीं सुनता। मैं नहीं जा रही शॉपिंग पर। गौरांगी गले से दुपट्टा निकाल बेड पर फेंक कर बोली, अब नाटक ना बनाओ, पीछा तो वो वैसे भी छोड़े ना तुम्हारा। अब अगर मैंने थोड़ा सा उसमें उसका मन रख लिया तो क्या हो गया? उसने पूछा तुम्हारी बहन कहाँ है, मैंने बता दिया, और जानती हो उसे मेरा नाम भी पता है। और तुम जानती हो 1 महीने भी नहीं रह गया है इसकी शादी में। अरे कुछ तो सोचो तुम लोग। अरे उस अभिलाष से तो लाख गुना अच्छा है, पर अभी घर वाले को जाति धर्म और ना जाने काहे काहे का झंडा फहराना है। तो क्या करूं, भाग जाऊं उसके साथ? अरे भाग ना जाओ, पर जब तक साथ है रख लो यार, क्या बुराई है? शादी के बाद तो उस कुकुरमुत्ते की शक्ल के साथ रहना ही है। अरे कुछ अच्छी यादें ले जाओ। अरे हम सब तो फिर भी ठीक है यार, आंखें तक भी सेक लेते हैं। अपना देखो, एक लड़के को नज़र उठाकर नहीं देखा कभी, और पति मिला उस कुकुरमुत्ते जैसा, और घर वाले नखरे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे सलमान खान ढूंढ लिया हो। किस्मत देख गौरांगी, जिसे लड़कियां देख आहें भरती हैं, जिसके एक नज़र पर मर जाने को तैयार हैं। अरे ड्रीम बॉय है, ड्रीम बॉय। अनुराधा हाथ उठाकर बोली, वो तेरा मजनू है, अब नाटक ना बना, चल यहाँ से। वो दोनों के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जो मुंह खोले ज्ञानी अनुराधा की बात सुन रही थी कि मैडम के कितने उच्च विचार हैं। नहीं जाना मुझे, वो उसका हाथ झटक कर बोली। तो घर में जवाब खुद देना, आखिर तुम्हारा संस्कारी होने वाला पति भी आने वाला है। क्या ये तुम अब बता रही हो मुझे? हाँ तो पागल हो, वो चिल्लाकर बोली। और तुमने उसे भी बता दिया कि मैं शॉपिंग पर जाने वाली हूँ। अरे खून खौलता है उसका अभिलाष को देखकर। पिछली बार मुंह तोड़ा, अब की बार ना जाने क्या क्या करे। हे काना, कहाँ फंसा दिया मुझे, पूरी दुनिया ही मेरे पीछे पड़ी है। गौरांगी अपना सर पकड़कर बेड पर बैठते हुए बोली। आजकल इतना वो इन सब में उलझती जा रही थी कि उसका दिमाग पागल हो रहा था। ना जाने क्या लिखा था उसकी हाथों की लकीरों में। पूरी लड़कियों की टोली माल के बाहर आकर उतरी। सब बहुत खुश थी, और गौरांगी, उसके तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसने एक बार फिर जी भरकर अनुराधा को कोसा। सामने से अपने 32 दांत दिखाता हुआ अभिलाष आ चुका। हेलो जीजाजी, प्रिया और गुड़िया इठलाकर बोली, पर अनुराधा और सुप्रिया खामोश रहे। हेलो प्यारी सालियों, वो अजीब सी हंसी हंसकर बोला, जबकि उसकी निगाह गौरांगी पर ही थी, जो इधर उधर देख रही थी। उसका तो कलेजा ही मुंह को आ रहा था कि कहीं अर्धांग ना आ जाए। अभी और हुआ भी वही, सामने से गाड़ी पार्किंग साइड लगाकर वो इधर ही आता उसे दिखाई दिया। शुक्र है हर बार की तरह वो मोबाइल में घुसा हुआ था। उसने अनुराधा की तरफ इशारा किया। अनुराधा ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। तो उसने लपक कर सुप्रिया को कोहनी मारी। इनकी प्रियतम आ चुके हैं, कुछ करो वरना ये आंखों से ही मुझे खा जाएंगी, वो अपने मुंह में ही बोली। तो सुप्रिया ने उसकी पीठ पर मुक्का चढ़ा और अभिलाष के सामने जाकर खड़ी हो गई। तो लड़कियों, आज जीजा जी की शॉपिंग में मदद ले ही लेते हैं, चलो अंदर, वो एक्स्ट्रा मुस्कान से बोली और अभिलाष को लगभग घसीटते हुए अंदर ले गई। जैसे ही गौरांगी ने उसके पीछे आना चाहा, अनुराधा तुरंत बोली, अब एक को हम संभाल रहे हैं तो दूसरे को तो संभालो, या फिर वो भी हम ही करें। बोल उसने आंखों से ही उसे वहीं रुकने का इशारा किया। तुम सच में एक दिन मरोगी मेरे हाथों, गौरांगी धीरे से बोली। सेम टू यू डार्लिंग, फिलहाल अभी के लिए ये प्लान आगे कर लेते हैं। चलिए कुकुरमुत्ते, मतलब जीजा जी। वो पीछे गौरांगी के पास आते अभिलाष को एक बार फिर पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोली। उनके जाने के बाद उसने नज़र घुमाई तो अर्धांग बस उससे कुछ ही दूरी पर था। उसकी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, गौरांगी एक जगह पर जमकर खड़ी हो गई। यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी अकेले, बाकी सब कहाँ हैं? क्यों, यहाँ खड़े होना रूल के खिलाफ है? नहीं, पर मेरे इंतज़ार में तो नहीं खड़ी होगी, ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। और जहाँ तक तुम्हारे यहाँ खड़े होने की बात है तो तुम तो कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी बोल सकती हो। वो सीधे कल रात की बात पर उसे घूर कर देखता हुआ बोला, अच्छा तो तुम ही बहुत कुछ कर सकते हो, मैं नहीं, अपना भी याद कर लिया करो। वो भी सुबह नयन तारा को उसके रूम में देखने वाली बात याद कर बोली, हर टाइम उल्टी बात मत किया करो, पूछ रहा हूँ उसका जवाब दिया करो। और अंदर चलो, शॉपिंग पर आई हो ना? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी अंदर, गौरांगी बोली। तो अर्धांग ने पॉकेट में हाथ डाल उस पर अपनी नज़रें टिका दी।
क्यों जाऊं अंदर, यही बात करूंगी। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो किसी को भी रूम के अंदर लाकर बात करूं। आखिर बात तो बाहर भी की जा सकती है ना। वो बोली तो अर्धांग ने उसे नासमझी से देखा। क्या बोल रही हो? कौन सा रूम? कहाँ का रूम? ये एक मॉल है और इसके अंदर सामान लेने हम जाते हैं, सोने या नहाने नहीं जाते। पागल हो गई हो क्या? पता है मुझे, पता है ना। तो ये रूम अंदर बाहर कुछ बता पाओगी कि क्या बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं बताना। वो तुरंत बोली और मुड़कर खड़ी हो गई। अर्धांग ने इधर उधर देखा और गुस्से से अपने बालों को पीछे किया। सच में पागल है। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही पागल। मैंने तो पहले ही कहा था कि दूर रहो मुझसे। कहीं सर्वर फोड़ दिया तुम्हारा तो। वो उसकी बात सुन पीछे पलट कर बोली तो अर्धांग ने उसका हाथ पकड़ा और खींच कर मॉल के पार्किंग एरिया की तरफ आया, जहाँ इस टाइम कोई नहीं था। हाथ छोड़ो मेरा। ऐसे किसी भी लड़की का हाथ पकड़कर कहीं भी ले जाओगे? वो बोली ही थी कि एक झटके से ही लहरा कर वो गाड़ी से टिक गई। बस। अर्धांग उसके हाथों को पकड़ सामने आकर बोला तो गौरांगी सहम गई। कुछ भी बोलना, पर किसी और लड़की का नाम मेरे साथ आज के बाद कभी मत जोड़ना। अर्धांग की आंखें उठती है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, और जब बंद होगी तो तुम्हें देखकर। मेरा हर हक, मेरा स्पर्श, मेरा जिस्म सिर्फ तुम्हारा है और मरने तक बस तुम्हारा ही रहेगा। समझी तुम? बोलो, समझी कि नहीं? वो चिल्ला उठा तो गौरांगी ने आंखें भींच कर हाँ में सिर हिला दिया। रो क्यों रही हो? वो उसके यूं सहम जाने पर एक गहरी सांस लेकर बोला। वो मुझे दर्द हो रहा है, बहुत कस के पकड़ा है तुमने। गौरांगी मासूमियत से बोली तो उसने तुरंत उसके हाथ छोड़ दिए। आई एम सॉरी बच्चा, वो उसके हाथों को हल्के से सहलाकर बोला तो वो और कसकर रो पड़ी। पहले चिल्लाओ फिर सॉरी बोलो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सब अपनी ही चलाते हैं मुझ पर। वो रो रो कर शिकायत कर बोली तो अर्धांग परेशान हो उठा। मत छुओ मुझे। वो उसके हाथों से हाथ झटक कर बोली। हर समय अपनी चलाते हो, मेरी तो सुनते ही नहीं हो। जानते भी हो कितनी परेशान रहती हूँ मैं आजकल। प्यार करते हो? ऐसा प्यार होता है? ओके बाबू, बच्चा जान, प्लीज़ रोना बंद करो। मैं सुनूंगा ना, ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज़ रोना बंद करो। अर्धांग वाकई परेशान हो गया था और गौरांगी उसको यूं देख ना अपनी आदत से विपरीत रोए ही जा रही थी, वरना वो रोती तो इतनी जल्दी थी ही नहीं। अक्सर यही तो होता है, हम रोते भी उसी के आगे दिल खोल कर हैं जिसके आगे दिल खुद ही भावनाओं में बह जाता है। जो हमारे आंसू देख पिघल सा जाता है, उसका गुस्सा, नाराजगी सब वो भूल सिर्फ आपके लिए ही सोचने लगता है। तो ठीक है, अभी घर जाओ। अगर मेरी सुनी रहे हो तो अभी यहाँ सब हैं और मुझे अंदर जाना है। वो उसको यूं देख अपना दिमाग लगाकर बोली तो अर्धांग ने उसकी तरफ शक की नज़रों से देखा। अभी रो तुम इसी बात के लिए रही थी? मतलब वाकई पागल करके ही दम लोगी? देखो, तुमने कहा था मेरी बात सुनोगे, वो झूठी अकड़ दिखाते हुए बोली। अच्छा, मुझे कुछ बात करनी है। फ़ोन करोगी रात में और छत पर भी आओगी तो चला जाऊंगा। वो उससे ऐसे ही हार जाए। वो अर्धांग कहाँ। तुम मेरा रोना देख कर भी सिर्फ मेरी बात नहीं मान सकते? मतलब अपनी ही चलानी है हर टाइम? ठीक है, तुम अपने मन का करो, मैं अपने मन का ही करूँगी। ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। अर्धांग बड़े आराम से उसके ड्रामे देखकर बोला। अब चलो शॉपिंग करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ही हारी। गौरांगी झुझला कर बोली। फ़ोन करूँगी। और छत पर? हाँ हाँ, छत पर भी। अभी यहाँ से जाकर सीधा छत पर ही लटक जाऊंगी। जब तक आपके दर्शन नहीं होते एक पैर पर ही खड़ी रहूंगी आपके स्वागत में। आप खुश? गौरांगी उसके सामने हाथ जोड़कर बोली। ओके गुड। अर्धांग बड़े आराम से बोला तो वो तप गई। बेशर्म कहीं का, ताना भी नहीं समझता। वो उसके मुड़ते ही बोली। सुनाई दे रहा है मुझे? वो बिना मुड़े चलते हुए बोला। हाँ, तो सुनाने के लिए ही बोला है, वो पीछे से बोली। वैसे गौरांगी अभी तक नहीं आई, मैं देख कर आता हूँ। अभिलाष, जो कब से उन सब के आपस में कुछ न कुछ तय करते हुए देख बोर होकर बोला। और वैसे भी उसे गौरांगी से हिसाब भी तो बराबर करना है, इसलिए ही वो इन सब के लिए इतना अच्छा बन रहा है, वरना तो कब का वो अपनी अकड़ दिखा चुका होता। वो आती होगी, शायद खो गई हो। आखिर इतने सारे सेक्शन हैं। प्रिया अपनी सफाई देकर बोली। तभी तो बोल रहा हूँ, मैं देख कर आता हूँ। अभिलाष बोला और जब तक अनुराधा कोई नया दांव खेलती वो निकल चुका था।
वो जैसे ही बाहर आकर इधर उधर घूमा, वहीं लिफ्ट से ऊपर आती हुई गौरांगी उसे दिखाई दी। ना जाने कितने मिन्नतें कर उसने अर्धांग को भेज ही दिया था। वो कोई और तमाशा नहीं चाहती थी। पिछली बार जो हुआ उसके चक्कर में उसके घर में अब भी उसका असर दिख रहा था। क्या बात है, होने वाले पति को छोड़ अकेले अकेले घूमा जा रहा है। उसके आते ही अभिलाष बोला, तो कैसे घूमते हैं अभिलाष जी, आप ही बता दीजिए। इतनी अकड़, एक बार शादी हो जाने दो, सब बता दूंगा और सिखा भी दूंगा मिस गौरांगी शास्त्री। अभिलाष दांत पीस कर बोला तो गौरांगी की आंखें उसे तुरंत भाप गईं। वो शादी होने के बाद देखेंगे, वो तो होकर ही रहेगी। वैसे एक बात बताओ, उस लड़के से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ भी हो, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको तो शादी करनी ही है मुझसे, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? इतना तो मैं अब तक जान ही चुकी हूँ कि आप शादी तो तोड़ने वाले हैं नहीं। समझदार हो, आई लाइक इट, अभिलाष बोला। बस यही तो अदा है जो दूसरों से तुम्हें अलग बनाती है। बस एक बार उस लड़के का और तुम्हारा क्या रिश्ता है कन्फर्म हो जाए तो मज़ा और ही होगा। संभाल कर अभिलाष जी, पिछली बार मुंह ही टूटा था, अब की कुछ और ना हो जाए। वो क्या है ना, फिक्र है आपकी, गौरांगी बोली तो अभिलाष तिलमिला उठा। गौरांगी उस दिन ही उसकी औकात क्या है समझ चुकी थी। अगर उसके घर वाले उसकी सुने तो वो अभिलाष का मुंह तक ना देखे, शादी तो दूर की बात है। तुम्हें तो सबक जरूर मिलेगा गौरांगी, वो खुद से बोलता हुआ उसे जाते हुए देख बोला और फिर उसके पीछे बढ़ गया। गौरांगी को आते देख अनुराधा ने इशारों में पूछा तो उसने उसे एक बार फिर कोसा। उसे इग्नोर मार अनुराधा ने चैन की सांस ली, क्योंकि अगर अर्धांग और अभिलाष मिल जाते तो उसका कत्ल होना तो पक्का था। इधर अभिलाष के मोबाइल पर एक मैसेज शो हुआ। उसने उसे खोला तो उसकी आंखें जल उठी। मोबाइल पर अपनी पकड़ कस कर उसने एक बार फिर गौरांगी को सबक सिखाने का मन पक्का कर लिया। यही तो होता है, अक्सर लड़के सिर्फ अपनी मेल ईगो में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें लड़की अगर पलट कर उनकी ही गलती का जवाब दे दे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। भले ही कुछ सीख पाए या ना सीख पाए, पर इतना ज़रूर उन्हें आना चाहिए कि जैसी उन्हें अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है वैसे ही लड़का हो या लड़की, इज्जत सबकी है, सम्मान सबका है और बुरा सबको लगता है। लगभग पूरा दिन इधर उधर से ये कलर, ये साइज, वो कलर अच्छा है नहीं अच्छा लग रहा करते करते उनकी शॉपिंग हो ही गई। अभिलाष अभी के लिए चुप ही रहा और सबको टाइम पर घर छोड़ गौरांगी के माँ बाप की नज़रों में और ऊपर चढ़कर वापस चला गया। और इधर आराधना उन सब के जाने के बाद प्रिया के घर कुकू को खिलाने के बहाने एक नया बीज बो ही आई थी। अब बस प्रिया की मम्मी के दिमाग में पनपना ही बाकी थी, जिसका इंतज़ार आराधना को शिद्दत से था। यही तो खासियत थी उन सभी भाई बहनों की, जिन वसूल मर्यादाओं के चलते अक्सर उनकी कोई ना कोई इच्छा मर जाती थी। वो एक दूसरे के लिए चोरी छिपे कुछ करके उसकी कमी पूरी किया करते थे। एक गहन चर्चा आंगन में बैठी महिलाओं के बीच हो रही थी। जब वो वापस आई, हुआ यूं कि प्रिया की मम्मी और पापा आज दोपहर में घर आए थे। प्रिया का रिश्ता लेकर उनके घर श्याम मोहन और जगमोहन जी भी उस वक्त घर पर थे। उनके विचार पर सभी लोग अपनी राय दे रहे थे। वहीं दूर बैठी आराधना मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आखिर आग तो उसी की लगाई हुई थी, बस पता किसी को नहीं चल रहा था। पर गौरांगी को कुछ शक हुआ। दीदी, ये आपने किया ना? गौरांगी उसके पास आकर सीधे सीधे पूछ बैठी तो वो शक पका गई। नहीं तो, मैं तो घर पर ही थी आज पूरा दिन। तो मैंने कब कहा कि आप घर पर नहीं थी? वो बोली तो उसने इधर उधर देखा और फिर उसे रूम के अंदर ले गई, जहाँ पहले से ही अनुराधा और सुप्रिया सारे सामान को ठिकाने लगा रही थीं। हाँ, मैंने ही किया, आखिर बुराई क्या है इसमें? प्रिया केशव को पसंद है। क्या? वो दोनों चिल्लाईं। अब गला फाड़ कर ये स्कीम सबको बता दो कमीनियों, आराधना दांत पीस कर बोली तो वो दोनों उसके पास आकर धीरे से बोली, हमें तो ये पता ही नहीं था, ये कब हुआ? पता करने के लिए दिमाग चाहिए, जो कि तुम दोनों का बहुत पहले ही चोरी हो चुका है। और गौरांगी मैडम के तो जिंदगी के इतने फलसफे हैं कि ये खुद से उबर पाए तो ही कुछ जाने ना। आराधना बोली तो गौरांगी का एक बार फिर मुंह बनाकर बेड पर पसर गई। अच्छा है केशव भाई का मन का हो जाए, पूरी जिंदगी पहले पढ़ाई फिर जॉब, कभी खुद के लिए कुछ सोचा ही कहाँ है उन्होंने।
कितनी अजीब है ना, जिंदगी हमारी होती है पर उसके रूल्स हमारे नहीं होते। हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते सोचते खुद को भूल जाते हैं। गौरांगी बेहद शांति से बोली तो सब एक पल को खामोश हो गए। वैसे ये बात मैं बुआ जी को बता दूं तो सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। दरवाजे से टिक कर खड़ा कान्हा जब बोला तो सबने एक साथ मिलकर उसे अंदर खींचकर कूटना शुरू कर दिया। मैं मजाक कर रहा था यार, प्लीज छोड़ो, कोई इज्जत है मेरी कि नहीं, प्लीज दीदी चोट लग रही है। वो आखिर में हाथ जोड़कर बोला तो सब रुके और फिर एक साथ रूम से बाहर निकल गए। इस घर में मैं ही फालतू हूँ, बोल कान्हा कमर पकड़ता हुआ उठकर खड़ा हुआ। रात हो चुकी थी, ना चाहते हुए भी गौरांगी अर्धांग का नंबर डायल किया जो उसने तुरंत उठा लिया। कहाँ थी अब तक, उसने उससे पहले सवाल किया। घर पर, वो सीधा शब्दों में बोली। वो मुझे भी पता है, क्या कर रही थी अब तक, तुमने तो कहा था तुरंत फोन करूंगी जाकर। अरे सब लोग होते हैं आसपास, अब ऐसे ही मुंह उठाकर कर दूं तुम्हें फोन, एक तो वैसे भी गले पड़े हो तुम मेरे। कह रही हूँ मान जाओ, क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जिसका कोई भविष्य ही ना हो। ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। अर्धांग बोला तो गौरांगी गंभीर हो गई। प्लीज कुछ सोचो, जो तुम सोच रहे हो नहीं होगा कभी। तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी, मैं घर पर बात करूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए सोचकर, और तुम्हारे घर रिश्ता भी जाएगा, समझी तुम। सब सेट कर लिया है मैंने, बस तुम अपना दिमाग थोड़ा कम लगाना। वो बोला तो गौरांगी 2 मिनट के लिए ऐसी हो गई जैसे शरीर से प्राण निकल रहे हों। पागल हो गई हो क्या, कुछ भी। अरे पहली फुर्सत में घर से बेदखल करवा दो मुझे तुम, ऐसा सोचना भी मत। तो ठीक है, कर लो शादी मुझसे, जैसे तुम चाहो वैसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये नहीं होगा। अरे काहे मेरी जान के पीछे पड़े हो। देखो दिमाग मत हटाओ गौरांगी, तुम्हारे लिए सोचा इसलिए ये सब कर रहा हूँ, वरना घर से उठाकर यहाँ ले आता, किसी की हिम्मत नहीं है। हे कान्हा, ये सब क्या बोल रहे हो, कुछ भी कर लोगे, हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जानते नहीं हो क्या, हमारे घर अलग है, रीति रिवाज अलग है, जाति अलग है, पर दिल तो सेम है ना। अर्धांग झुझला कर बोला। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गौरांगी कुछ हटक कर बोली, शायद ये बोलते हुए उसकी आंख हल्की सी नम तक हुई थी। तुम्हारे बोलने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास ना हो तो खुद को आईने में देखो। वो बोला तो गौरांगी पलट गई, वाकई आंखों से निकल गालों तक आंसुओं की लकीर बन चुकी थी। एक बात अच्छे से जान लो गौरांगी, किसी और की परछाई तक मुझे तुम्हारे ऊपर बर्दाश्त नहीं है, शादी तो बहुत दूर की बात रही। अब छत पर आ जाना, तुम्हारी बातें बहुत गुस्सा दिला चुकी है, अब ना आकर और मेरा दिमाग खराब मत करना, बोल उसने फ़ोन रख दिया। गौरांगी धम से बिस्तर पर बैठ गई, अजीब सी झुंझलाहट में उसने बिस्तर से तकिया उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे, वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे बात करे, कुछ भी नहीं। उधर हवेली में नयन तारा सोना और अभियंता के साथ बैठी अर्धांग के बारे में ही सोच रही थी। वैसे लगता नहीं कुछ होगा, अभियंता बोली, आखिर उसके घर में आ जाने से सबसे ज़्यादा उसका ही फायदा था। एक तो अर्धांग की किसी और लड़की से शादी नहीं होगी, दूसरा सोना पर सिक्का चलता रहेगा। देखिए आंटी, आप ऐसा मत बोलिए, इतना आसान नहीं है मेरे हाथ से अर्धांग का जाना, और वैसे भी मेरे अलावा कौन है जो उसे टक्कर दे सके। आखिर खूबसूरती और पैसे दोनों में बराबरी है हमारी। उस छोटे से कमरे में रहता है वो, पैसा चाहे कितना भी दादाजी उसके ऊपर कुर्बान करने की सोचें, रह लोगी उसमें तो रूम बदल जाएगा दीदी। नहीं बदलेगा, अच्छे से जानती नहीं हो अर्धांग को तुम, आज तक उसके रूल्स कभी नहीं बदले। भले ही सैकड़ों जख्म उसके बदन पर बाबूजी की वजह से आए हों, पर वो भी उसकी मर्जी से ही था। उनकी छोड़ो, खुद जेठ जी अपना आधा हिस्सा कुर्बान कर दें उस पर खुशी से। इतना टैलेंट है उसमें, पर वो टस से मस नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ अपने ऊपर भरोसा मत करो, कुछ और सोचो, ऐसा ना हो कोई और उसके दिल में आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना, आज नज़र को तरसती हो तब उस पर नज़र डालने को तरसोगी। बोलकर अभियंता ने एक गहरी सांस ली। रात को गौरांगी रो रो कर मुंह साफ कर सबके सो जाने के बाद छत पर गई। पता नहीं क्यों उसका गुस्सा होना उसके ऊपर बहुत असर डाल देता था। अर्धांग पहले ही वहां मौजूद था, फुल वी नेक, गर्म टी शर्ट और नीचे जींस पहने। वो दीवार से टिक उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी लाल हुई आंखें उससे छिपी हुई नहीं रह सकी।
इधर आओ, अर्धांग धीरे से बोला तो उसने रूठ कर मुंह फेर लिया। अच्छा सॉरी, आवाज आओ इधर, बोल। अर्धांग ने उसे धीरे से खुद की तरफ खींचा। वो उसके सीने पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। कैसा जाना पहचाना सा एहसास होता है उसे छूना, जैसे वो पराया था ही कब। नाराज हो? बोलो ना, अर्धांग बेहद दिलकशी से बोला तो उसने नज़र उठाई। उसकी वो आंखें सिर्फ उसे ही देख रही थी। आंखों पर आए सिल्की बाल उसके माथे को ढक रहे थे। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो अपनी मन की करनी है, गौरांगी उसके उस अट्रैक्शन से बाहर आकर बोली। देखो गौरांगी, अपनी ज़िंदगी में मैंने किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, क्योंकि शायद ज़िंदगी जी ही कहाँ रहा था मैं। पर फिर तुम मिली मुझे, मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश, और अब तुम्हें खोने का मतलब है ज़िंदगी ख़त्म हो जाना। वो जैसे ही बोला, नहीं, गौरांगी तड़क पर बोल पड़ी। अर्धांग हल्के से मुस्कुरा उठा, जिससे उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढे आज पहली बार गौरांगी की नज़र में बस गए। वो मुस्कुराता ही कहाँ था। किस कदर भगवान ने उसे परफेक्ट बनाया था, कोई कमी नहीं थी उसमें। खूबसूरती की मिसाल। कभी कभी गौरांगी खुद सोचती, उसकी अगर वो खुद से तुलना करे तो कम ही निकलेगी कहीं ना कहीं। तुम क्यों करते हो मुझसे प्यार? गौरांगी बेख्याली से उसे देख बोलती चली गई। मुझे नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है। प्यार बेहिसाब तभी होता है जब उसका कोई हिसाब ना लगाए। मुझे शर्तों से प्यार नहीं होता, इसलिए कहता हूँ एक बार बात करो घर पर। देखो गौरांगी, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, इसलिए ये सब अभी तुम्हारे हिसाब से करना चाहता हूँ ताकि तुम खुश रहो। वरना मेरा तो तुम जानती हो नाम बदनाम ही है। नामुमकिन है ये, भूल जाओ तुम मुझे। ये भी नामुमकिन ही है, ना मैं खुद तुम्हें भूलूंगा, ना तुम्हें कभी खुद को भूलने दूंगा, समझी तुम? और हर टाइम दिमाग खराब करती रहा करो मेरा। कभी भी मिलने आऊँ या बात करूँ, सुकून मत दे देना मुझे तुम। तो क्यों आते हो मिलने? दिमाग खराब है मेरा? अभी से ये हाल है, बातें तुम्हारी शादी करने की है। गौरांगी भी पलट कर बोली। सुकून अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो भगवान ने ये सज़ा दी है मुझे। अब पूरी ज़िंदगी रहो ऐसे ही, तभी तुम मिली मुझे। मैं सज़ा हूँ तो कोई और क्यों नहीं ढूंढते जो सुकून भी दे और सज़ा भी ना लगे। वो गुस्से से बोल तो गई, लेकिन फिर अर्धांग के तपते हुए चेहरे को देख खामोश हो गई। अर्धांग ने उसका हाथ पकड़ दीवार से टिका दिया। तुम चाहिए मुझे, सिर्फ तुम। बाकी कोई लड़की बनी ही नहीं है जो अर्धांग को छू सके। मना किया था ना, किसी का नाम भूल से भी मेरे साथ मत लिया करो। जानती हो मुझे गुस्सा क्यों आता है इस बात पर? क्योंकि तुम खुद की जगह किसी और को देने की सोचती हो, और तुम्हारी जगह कोई और ले ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। और फिर कोई तुम्हारी जगह देना चाहे तो मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा, फिर चाहे वो खुद तुम ही क्यों ना हो। समझी तुम? अब कभी मत करना, बोल उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू गौरांगी, आई लव यू सो मच। तुम मुझे गुस्सा ना दिलाया करो। एक तो मुश्किल से मिलती हो मुझे, उसमें भी दिमाग खराब करती हो मेरा। गौरांगी उसकी बात सुन कुछ ना बोल सकी। अजीब सी कसमकस थी, दिल हार बैठी थी वो उसके आगे। कैसे उसे खुद से छिटक कर दूर कर देती। विडम्बना देखिए, जिस रिश्ते के अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि ये धोखा है, किताबी बातें हैं। ज़िंदगी में प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। उसी रिश्ते की ईमानदारी हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं और इनकार भी करते हैं। सच तो ये है, हमारा दिल पहचान ही लेता है सामने वाले की नीयत, बस हम उसकी सुनना बंद कर देते हैं, फिर चाहे वो धोखा हो या सच्चाई। छत पर बैठी हुई प्रिया को सभी लड़कियां मुस्कुराकर देख रही थी, और वो थी शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। आखिर सब कुछ सोच विचार कर, कुंडली मिलान कर उसका केशव के लिए हाथ मांग ही लिया गया था। उसे भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। आखिर केशव वाकई अच्छा लड़का था। अब घूरना बंद करो, वो आखिर बोल ही पड़ी। अच्छा, तुम हमारा भाई चुरा लो और हम घूरे भी ना? अनुराधा उस पर पलट कर बोली। देखा तुम लोगों ने, ये कैसे बोल रही है? मैंने क्या किया? वो पास बैठी गौरांगी, सुप्रिया और गुड़िया से बोली। ये तो तुम ही जानो। आराधना दीदी आप भी? वो आराधना की बात सुन बोली तो सभी खिलखिला पड़ी। मैं पहले से ही कह देती हूँ, भाभी बाद में, हमारी दोस्त पहले। अगर तुमने कोई भाभी का हुक्म चलाया हम पर तो सोच लेना, सुप्रिया बोली। तो तुम भी जान लो, मैं भी ननद वाला रौब नहीं देखूंगी। देखो तो कैसे बोल रही है, पहले मेरे भाई का दिल चुराया और अब शादी की बात होते ही रंग दिखा रही है।
मैं तो दिखाऊंगी, आखिर बड़ी हूँ तुमसे। वो हाथ उठाकर बोली तो अनुराधा और शिवप्रिया दोनों ने उसे पकड़कर मारना शुरू किया और उनसे बचते हुए प्रिया ने भागना। बस बस बस, पागल हो गई हो, अभी पूरा घर यहाँ आ जाएगा, कुछ तो दिमाग लगाया करो और शांत होकर इधर बैठो। आराधना चिल्लाई तो वो तीनों गिरते पड़ते बैठ गई। प्रिया, तुम्हें केशव भाई पसंद तो है ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं है? गौरांगी ने कुछ सीरियस होकर उसका हाथ पकड़कर पूछा तो सब खामोश होकर प्रिया को देखने लगे। कोई जबरदस्ती नहीं है गौरांगी, और वैसे भी हम मिडिल क्लास लड़कियों को हमेशा से ही हमें सिर्फ समझ सके ऐसे ही जीवन साथी की तलाश होती है। माँ बाप ढूंढते अच्छा ही है, पर क्या पता किसके मन में क्या है। लेकिन तुम्हारे भाई ऐसे नहीं है, इससे अच्छी किस्मत मेरी क्या होगी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। तुम लोग टेंशन ना लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस अब जो वो सामने वाले हीरो पर मेरे कमेंट होते थे वो अपने भाई को मत बताना, उन्हें बुरा लगेगा। वो शर्मा कर बोली तो माहौल एक बार फिर खुशनुमा हो गया। ओए होए, कोई तो देखो, बेशर्मी की मिसाल, प्रिया मैडम शर्मा रही हैं। देख लो कहीं ज़मीन ही गड़ ना जाए। गुड़िया बोली तो प्रिया ने उसे धक्का देकर उठाना चाहा तो सामने वसुधा, विविधा और ललिता को देख वो सब चुप होकर खड़ी हो गईं। घर में इतना काम है और तुम लोग यहाँ हो। और आराधना, नीचे कान्हा कुकू को लिए कब से तुम्हें ढूंढ रहा है। और प्रिया तुम, वसुधा आगे आकर बोली। देखो बेटा, अब शादी तय हुई है तुम्हारी इस घर में, पहले की बात और थी, पर अब थोड़ा कम आया करो। यहाँ मोहल्ले वाले बातें बनाए कि लड़का लड़की पहले से इतना मिलते हैं, अच्छा नहीं लगेगा बेटा। पर माँ, वो बचपन से आती है तो 2 दिन में कैसी बातें। गौरांगी ना जाने क्यों बोल पड़ी। तुम चुप रहो गौरांगी, सिर्फ 15 दिन की ही बात है, फिर यहीं आकर रहेगी। आखिर केशव की शादी का मुहूर्त फिर अगले साल का है, इसलिए तुम्हारी शादी से पहले ही इनकी शादी है। हम तो आगे ही सोच रहे थे, पर फिर केशव के बाबूजी इनकी कुंडली देखी और कहा कि इसी साल शादी हो तो शुभ है। विधि का विधान देखिए जीजी, किसकी तैयारी हो रही थी और किसकी शादी होगी पहले। सही कह रही हो वसुधा। तो लड़कियों, जरा कायदे में रहो और काम पर लगो, ललिता बोली तो प्रिया ने पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखा और जाने का इशारा किया और फिर झुककर उन तीनों के पैर छुए और नीचे की तरफ चली गई। वो भागती हुई नीचे आई तो सीधा किसी से टकरा गई। उसके मजबूत हाथों ने उसे कमर से पकड़ लिया। उसने उलझी हुई नज़र ऊपर की तो केशव उसे ही देख रहा था, जो अभी ऑफिस से आकर रूम की तरफ जा रहा था। वाइट सिंपल शर्ट और ब्लैक सिंपल सी पैंट पहने वो थका थका बड़ा प्यारा लगा था प्रिया को। आज से पहले उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो कुछ कुछ गौरांगी जैसी शक्ल में था, वही रंगत और वही बड़ी बड़ी आंखें। उधर भी यही हाल था। लाइट ब्लू कलर के अनारकली में उसकी नज़र भी उससे नहीं हटी। तुम ठीक हो? केशव बेहद ही प्यार से बोला तो उसने हाँ में सर हिला दिया और शर्माकर खड़ी हो गई। आप? वो कुछ बोलने को हुई। केशव बहुत धीरे से सर हिलाकर बोला। नहीं कुछ नहीं बोल। वो बाहर की तरफ भाग गई और केशव भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। गहरी सांस लेकर उसने सीढ़ियों से नीचे आती आराधना को देखा, फिर धीरे से उसे थैंक यू बोला तो उसने अपने भाई के चेहरे की चमक देख प्यार से सर हिला दिया। ये लो दीदी, कुक्कू को मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। कान्हा उसे पकड़ाते हुए बाहर की तरफ भाग गया और केशव रूम की तरफ बढ़ गया। तुमने किसी से बात की घर पर? रात को एक बार फिर अर्धांग ने फ़ोन पर उससे यही सवाल किया। देखो, मैंने पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा बात करने से, और ना मैं ऐसा करूँगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? गौरांगी कुछ रुआंसी सी होकर बोली। तुम मेरे पेशेंस लेवल का गलत फ़ायदा मत उठाओ गौरांगी। तुमसे कुछ कहता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा दिमाग ख़राब नहीं होता। अपनी पर आ गया तो तुम जानती हो मुझे। हाँ जानती हूँ, तो क्या करूँ? मैं नहीं हूँ तुम्हारे जैसी और ना इतनी हिम्मत वाली। और फिर बाबूजी की इज्जत ऐसे ही उछाल दूँ? एक बार तुम्हारा नाम लग गया था तो हंगामा मच गया था घर में। देखो गौरांगी, ऐसे तो किसी को मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये बात तुम जान लो। और दूसरी बात, एक बार सम्मान से कोशिश कर लो। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे उनके आगे झुक जाऊंगा, पैर पकड़ लूँगा, हाथ जोड़ लूँगा, नाक रगड़ लूँगा, तुम्हारे लिए कुछ भी। पर उसके बाद अगर वो नहीं माने तो वही होगा जो मैं चाहूँगा। अब सोच लो, बात कर लो, मुझे बता दो, मैं यहाँ घर पर बात कर लूँगा।
अर्धांग की बात सुनकर गौरांगी तब सी गई थी। आओ ले जाओ मुझे अभी के अभी, सब आसान ही तो है तुम्हारे लिए। यहाँ तो दरवाजे पर आरती उतार कर स्वागत कर सब बोलेंगे कि दामाद जी आए हैं। गौरांगी झल्लाते हुए बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी जिस तरीके का तुम्हारा मूड रहता है मेरा दिमाग खराब करने का, उससे तो यहाँ आ जाओगी तो कम से कम तुम्हारे दिमाग ठीक तो कर सकता हूँ ना। तुम मुझे फ़ोन मत किया करो, ये तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, समझी? तुम जो कह रहा हूँ होता नहीं है और बातें सब करवा लो। और अब कुछ मत बोलना गौरांगी, वरना अभी जहाँ हो वहाँ से उठा लाऊंगा, सब कुछ आसान है मेरे लिए। और अब सवाल जवाब नहीं, वो गुस्से से बोला तो गौरांगी मन मार कर खामोश हो गई, क्योंकि अब वाकई अर्धांग की आवाज़ गुस्से से दब चुकी थी। थोड़ी देर दोनों तरफ खामोशी छा गई। सुनो, वो बेड से सर टिका गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन गौरांगी खामोश रही। गौरांगी, बच्चा, बाबू बोलो ना, वो बेहद प्यार से बोला तो उसकी आंखें छलछला पड़ी। वो दबी हुई आवाज़ में बोली, बोलो ना, जानती हो ना तुम ही सुकून हो मेरा, क्यों लड़ती रहती हो मुझसे? मैं नहीं लड़ती, तुम ही चिल्लाते हो मुझ पर, फिर कहते हो बोलो। तो मत लड़ा करो, जो कह रहा हूँ एक बार करके तो देखो, अच्छा नहीं लगता मुझे तुम पर गुस्सा करना। आ जाओ ना मेरे पास, वो बेहद दिलकशी से बोला तो गौरांगी सिसक पड़ी। वो तो इस कदर मजबूर थी कि कह भी नहीं सकती थी कि वो भी आना चाहती है उसके पास, क्योंकि एक बार अर्धांग को उसकी चाहत का उसके इकरार से पता चला तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। वक्त बीत रहा था और उसके साथ उसकी घुटन। सिर्फ 1 महीना ही बचा था, उसमें भी केशव की शादी और फिर उसकी शादी, और उसके बीच फंसी हुई वो। एक तरफ उसका परिवार और दूसरी तरफ सिर्फ अर्धांग। रोया मत करो, अर्धांग बोला तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। रात में मिलने आओगी? नहीं, केशव भाई की शादी फिक्स हुई है, उसके लिए ही हम आज रात गिफ्ट पैक करेंगे, कल उनका रोका है ना। गौरांगी अपने आंसू पोंछ कर बोली, ओके कर लो, और अब मेरी बात पर गौर करो, देखो तुम्हारे लिए सोचता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, वरना जानती हो गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ ठीक है, गौरांगी धीरे से बोली। अब और वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। टाइम मिले तो फ़ोन करना बाबू, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ पर फ़ोन रिसीव कर लूँगा। कहाँ जा रहे हो? अब तो रात होने वाली है। बस कुछ काम है, 12 बजे तक आ जाऊँगा, तुम फ़ोन करना, ओके, लव यू बच्चा, वो बोला और फ़ोन रख दिया। वो 2 मिनट तक उस फ़ोन को देखती रही, पता नहीं क्या काम करता है ये उसने कभी पूछा तो नहीं, पर जहाँ तक सुना था कुछ खतरे का काम ही है उसका। पिछली बार लगी हुई उसकी चोट गौरांगी के दिमाग में घूम गई। वो कांप सी गई। उस पर घर पर हमेशा से सुना था कि वो जोरावर चौधरी के सारे लीगल इनलीगल काम देखता है। उसकी इमेज की कभी अच्छी नहीं थी, पर उसका दिल सोने सा था, ये सिर्फ गौरांगी जानती थी कि उससे ज़्यादा प्यार कोई उसे कर ही नहीं सकता। और वो भी तो उससे नहीं करती मैं प्यार, बोल उसने अपनी आंखें भींच ली। इस कदर वो फंसी हुई थी कि अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो धीरे से उस रूम में आई जहाँ सभी गिफ्ट रैपर के साथ उसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो जाकर उनके बीच बैठी। दीदी कुछ बताइए ना, मैं क्या करूं? वो एकदम बोली तो सभी का ध्यान उस पर चला गया। क्या हुआ गौरांगी? सब एक साथ बोले तो उसने बताना शुरू किया। उसकी बात सुनकर सब एक गहन सोच में पड़ गए। वो सभी जानती थी ये असंभव है, और अगर ऐसा कुछ करने का मतलब है घर में तूफान आना। पता नहीं कैसे सब होगा, यही सोच सभी अपनी बात रखते हुए हाथ चलाने लगे। आराधना ने उसके सर पर हाथ रखा और कुछ सोचकर उसे बताने का इशारा कर उसे थोड़ा शांत रहने को कहा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।